ताजमहल, ये नाम सुनते ही जहन में शायद पहली तस्वीर प्यार और संगमरमरी खूबसूरती की ही आती है। दुनिया के अजूबों में से एक, ये तो हम सब जानते हैं। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, पूरी एक कहानी है। हमारे सामने जो दस्तावेज और जानकारियां हैं वो बताती हैं कि इसमें मोहब्बत तो है ही, साथ साथ शाही महत्वाकांक्षा, बेमिसाल कारीगरी और कुछ ऐसे पहलू भी जुड़े हैं जिन पर आज तक बात होती है। अच्छा जी, ये सिर्फ इमारत नहीं, एक पूरा दौर समेटे हुए हैं, समझ लीजिए। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं स्रोतों की गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद सिर्फ तारीफ करना नहीं, बल्कि शाहजहां और मुमताज महल की इस कहानी के अलग अलग रंगों को समझना है। वो लगाव कैसा था, ये इमारत कैसे बनी और इससे जुड़ी वो कौन सी बातें हैं जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं या जिन पर कह सकते हैं पर्दा पड़ा हुआ है। सही कहा। हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से वो बारीकियां निकालें जो ताजमहल को सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि इतिहास, कला और मानवीय भावनाओं का एक जटिल संगम बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस रिश्ते से जिसने इस अजूबे की नींव रखी, शाहजहां और मुमताज महल। क्या था इस कहानी का शुरुआती बिंदु? कहानी शुरू होती है शहजादे खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बने, और अर्जुमंद बानो बेगम से। 1612 में उनका निकाह हुआ। 1612 में? जी, और अर्जुमंद बानो को मुमताज महल का खिताब मिला, जिसका मतलब है महल का सबसे अजीज नगीना। वाह, महल का नगीना। हाँ, तो ये नाम ही उनके रिश्ते की अहमियत बयां करता है ना? और ये रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं था। जैसा आपने कहा, कई दस्तावेज इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मुमताज महल महज एक रानी नहीं थी, बल्कि शाहजहां की सबसे भरोसेमंद साथी थी, सलाहकार भी। बिल्कुल। कहते हैं जंग के मैदान से लेकर शाही दरबार के पेचीदा फैसलों तक वो हमेशा उनके साथ खड़ी रहीं। उनका मशवरा अहम होता था। ये बात बहुत अहम है। उस दौर में तो बादशाहों की कई बेगमें होती थी और शाहजहां की भी थी। जी हाँ, थी। लेकिन जो भावनात्मक और कह सकते हैं बौद्धिक जुड़ाव उनका मुमताज से था, वो शायद किसी और से नहीं था। उपलब्ध विवरण उनकी खूबसूरती का तो जिक्र करते ही है, साथ साथ उनकी समझदारी, उनकी दानशीलता और लोगों के प्रति उनकी हमदर्दी का भी जिक्र करते हैं। अच्छा, तो ये रिश्ता आपसी सम्मान और गहरे लगाव पर टिका था। तो ये सिर्फ एक बादशाह और बेगम का रिश्ता नहीं, बल्कि दो ऐसे इंसानों का साथ था जो शायद एक दूसरे को पूरा करते थे। हाँ, कह सकते हैं। और इसी गहरे बंधन ने अनजाने में ही सही दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक का बीज बो दिया। लेकिन फिर, जैसा अक्सर कहानियों में होता है, एक दुखद मोड़ आया। हाँ, साल 1631 मुगल सल्तनत दक्कन में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। शाहजहां उसी सैन्य अभियान पर थे और मुमताज महल उनके साथ थी। जी, जैसा कि उनका दस्तूर था, वो साथ थीं। बुरहानपुर में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय उनका इंतकाल हो गया। 14वां बच्चा? जी, और ये शाहजहां के लिए एक ऐसा धक्का था जिससे वो शायद कभी पूरी तरह उभर नहीं पाए। कुछ विवरण तो यहाँ तक कहते हैं कि बादशाह गम में इस कदर डूब गए कि उनके बाल रातों रात सफेद हो गए। हाँ, ऐसा जिक्र मिलता है। और उन्होंने कई दिनों तक सल्तनत के कामकाज से खुद को बिल्कुल अलग कर लिया था। और वहीं मुमताज ने अपनी आखिरी सांसों में उनसे एक वादा लिया था, है ना? ये बात कितनी सच है? जी, कई वृत्तांतों में इस आखिरी ख्वाहिश का जिक्र मिलता है। पुख्ता तौर पर कहना मुश्किल है कि शब्दशः यही कहा गया, लेकिन जो आम राय है वो ये कि मुमताज ने शाहजहां से कहा, मेरे जाने के बाद मेरे लिए एक ऐसी यादगार बनवाना जैसी दुनिया में पहले कभी न बनी हो। ये सिर्फ एक इमारत की फरमाइश नहीं थी, बल्कि उनके अमर प्रेम की एक निशानी दुनिया के सामने रखने का आग्रह था शायद। और शाहजहां ने इस वादे को अपना मकसद बना लिया। यहीं से ताजमहल के बनने का सफर शुरू हुआ। बिल्कुल। इमारत का निर्माण नहीं था, ये एक बादशाह का अपनी मोहब्बत को पत्थर में जिंदा कर देने का जुनून था। चलिए अब इस निर्माण की भव्यता और चुनौतियों पर थोड़ी बात करते हैं। ये कोई आसान काम तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, आसान कैसे होता। ये एक महापरियोजना थी। सोचिए जरा, निर्माण का काम 1632 के आसपास शुरू हुआ। 1632 में? हाँ, और मुख्य मकबरे और आसपास की इमारतों को पूरा होने में करीब 20-22 साल लग गए। 22 साल? जी, ये एक लंबा और बहुत पेचीदा काम था। और इसमें शामिल लोगों की संख्या, कुछ अनुमान बताते हैं कि 20,000 से ज्यादा कारीगर, मजदूर और शिल्पकार इस काम में लगे थे। हाँ, ये तो एक छोटा शहर बसाने जैसा रहा होगा। सही कह रहे हैं। हाँ, और ये सिर्फ स्थानीय लोग नहीं थे। हमारे पास जो जानकारी है उससे पता चलता है कि इसमें मध्य एशिया, ईरान और यहाँ तक कि कुछ यूरोपीय विशेषज्ञ भी शामिल थे। यूरोप से भी? हाँ, कुछ।
ये उस दौर का एक तरह का ग्लोबल प्रोजेक्ट था जिसमें दुनिया भर की प्रतिभा और सामग्री का इस्तेमाल हुआ। सामग्री की बात करें तो वो मशहूर सफेद संगमरमर, वो तो राजस्थान के मकराना से आया है ना? जी हाँ, मकराना से। लेकिन सिर्फ वही नहीं था। तिब्बत से फिरोजा, अफगानिस्तान से लाजवर्द, श्रीलंका से नीलम, चीन से जैद, अरब से मूंगा। अरे वाह! अनगिनत कीमती पत्थर दुनिया के कोने कोने से आगरा लाए गए। सोचिए कितना बड़ा इंतजाम होगा ये सब लाने का। वाकई एक शाही खजाना लगा होगा इसमें। बिल्कुल। और फिर वास्तुकला की बात आती है। वो विशाल सफेद गुंबद जो जैसे आसमान में तैरता हुआ लगता है। हाँ, चारों कोनों पर खड़ी वो मीनारें, बड़े बड़े दरवाजे और वो चारबाग शैली के बागीचे, हर चीज बेहद नपी तुली और सोच समझ कर बनाई गई है। उन मीनारों के बारे में एक दिलचस्प बात पढ़ने को मिलती है। वो एकदम सीधी नहीं है, थोड़ी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। ये क्यों? हाँ, ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। जानबूझकर उन्हें हल्का सा बाहर की ओर झुकाया गया। अच्छा। इसका कारण यह था कि अगर कभी भयानक भूकंप आए तो ये मीनारें बाहर की तरफ गिरे और मुख्य मकबरे को कोई क्षति न पहुंचे। कमाल है, मतलब खूबसूरती के साथ साथ सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया। जी हाँ, बिल्कुल। और अंदरूनी हिस्सों में जो काम है वो तो शायद और भी ज्यादा बारीकी वाला है। वो दीवारों पर की गई नक्काशी और खास तौर पर वो पिएत्रा ड्यूरा तकनीक, ये क्या चीज है? पिएत्रा ड्यूरा यानी पत्थर में रंगीन पत्थरों की जड़ाई। ये इटली से आई तकनीक थी जिसे मुगलों ने कमाल का इस्तेमाल किया। अच्छा, इटली से? जी। इसमें संगमरमर को बड़ी सावधानी से खोदा जाता है और फिर उसमें कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों को काटकर फूल पत्तियों या लिखावट के रूप में ऐसे फिट किया जाता है कि सतह बिल्कुल चिकनी रहे। बहुत महीन काम होगा ये तो। बेहद महीन, धैर्य और हुनर का काम था। जैसा कुछ विवरण कहते हैं, ये इमारत सिर्फ मजदूरों के पसीने से नहीं, कारीगरों की रूह और बादशाह के इश्क से बनी है। वाह, ये तो हुई ताजमहल की भव्यता और उसके निर्माण की कहानी। लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी कहानियां और रहस्य भी जुड़े हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुने जाते हैं और जिन पर अक्सर बहस भी होती है। हाँ है। जैसे, क्या शाहजहां एक काला ताजमहल भी बनवाना चाहते थे? ये कहानी कितनी सच है? हाँ, ये एक बहुत मशहूर किस्सा है। कई जगहों पर यह जिक्र आता है कि शाहजहां का इरादा था कि वो यमुना नदी के उस पार, ठीक ताजमहल के सामने, अपने लिए बिल्कुल वैसा ही एक मकबरा काले संगमरमर से बनवाएं। अच्छा, बिल्कुल सामने है? जी। जो जगह आज मेहताब बाग के नाम से जानी जाती है, कहा जाता है वही इसके लिए चुनी गई थी। फिर ऐसा हुआ नहीं? नहीं, ऐसा हो नहीं पाया। उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें तख्त से हटाकर आगरा किले में नजरबंद कर दिया और ये ख्वाब अधूरा रह गया। कुछ लोग कहते हैं कि मेहताब बाग में आज भी खुदाई में काले संगमरमर के कुछ टुकड़े मिलते हैं जो इस कहानी को थोड़ा वजन देते हैं। लेकिन क्या इतिहासकार इसे मानते हैं? ज्यादातर इतिहासकार इसे पुख्ता सबूत नहीं मानते और इसे किंवदंती ही मानते हैं। मतलब ठोस सबूत की कमी है। ठीक है। इसी तरह एक और कहानी है जो बहुत आम है और थोड़ी भयानक भी लगती है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। हाँ, ये कहानी तो बहुत सुनी जाती है। हाँ, ये तो मैंने भी कई बार सुना है। तर्क ये दिया जाता है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि दुनिया में ऐसी दूसरी कोई इमारत दोबारा न बन सके। देखिए, ये कहानी जितनी मशहूर है उतनी ही विवादित भी। हमारे पास जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, उनमें इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। कोई सबूत नहीं है? नहीं। ये मुमकिन है कि ये कहानी बाद में गढ़ ली गई हो, शायद बादशाह की शान या जुल्म को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए। उस दौर में कुशल कारीगरों की बहुत कदर थी और उन्हें एक काम के बाद दूसरे बड़े कामों में लगाया जाता था। उनके हाथ कटवा देना आर्थिक और कलात्मक रूप से भी नुकसानदेह होता। हाँ, ये बात तो सही है। तो ये कहानी ज्यादातर लोक कथा का हिस्सा मानी जाती है, जिसका ऐतिहासिक आधार कमजोर है। और एक और दावा है जो थोड़ा अलग और शायद ज्यादा विवादास्पद है, तेजो महालय का सिद्धांत। ये क्या है? जी, कुछ समूह और लेखक ये मानते हैं कि ताजमहल मूल रूप से एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महालय था। शिव मंदिर? हाँ, उनका तर्क है कि शाहजहां ने इसे सिर्फ थोड़ा बदला और अपनी बेगम के मकबरे के तौर पे पेश कर दिया। इस दावे के बारे में स्थापित इतिहासकारों का क्या कहना है? वो इसे मानते हैं? ज्यादातर मुख्य धारा के इतिहासकार और पुरातत्वविद इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते।
उनका कहना है कि ताजमहल की बनावट, उसकी शैली, उस पर लिखी कुरान की आयतें, ये सब पूरी तरह से मुगल वास्तुकला के अनुरूप है। और इसके मंदिर होने का कोई विश्वसनीय पुरातात्विक या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। लेकिन हाँ, ये विचार मौजूद है और इस पर समय समय पर चर्चा होती रहती है। तो मतलब ये भी एक थ्योरी है? जी, हमारा काम यहाँ सिर्फ ये बताना है कि इस तरह का एक नजरिया भी स्रोतों में दर्ज है, बिना इसका पक्ष लिए। ठीक है। इन विवादों और कहानियों से हटकर ताजमहल की एक और खूबी है जो किसी रहस्य से कम नहीं लगती, वो है इसका बदलता हुआ रंग। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, ये कैसे? हाँ, ये संगमरमर की खासियत और उस पर पड़ने वाली रोशनी का कमाल है। कहते हैं कि सुबह सूरज की पहली किरणों में ये हल्का गुलाबी सा दिखता है। गुलाबी? हाँ, हल्का सा। दिन चढ़ने पर दूधिया सफेद हो जाता है और शाम को ढलते सूरज की रोशनी में सुनहरा लगने लगता है। अरे वाह! जी। और चांदनी रातों में? सुना है पूर्णिमा की रात में ताजमहल देखना एक अलग ही अनुभव होता है। बिल्कुल, पूर्णिमा की रात में जब चांद की रोशनी सफेद संगमरमर पर पड़ती है तो वो जैसे चमक उठता है, बिल्कुल अलौकिक सा लगता है। ये इमारत जैसे दिन और रात के हर पहर में अपना एक नया रूप दिखाती है। ये सिर्फ पत्थर नहीं, जैसे रोशनी के साथ जीता जागता हो। अब जरा इसकी बनावट और उसके पीछे छिपे मतलबों पर ध्यान दें। ये सिर्फ आंखों को सुंदर लगने वाली चीज नहीं है, इसके डिजाइन में गहरे प्रतीकात्मक हैं, है ना? सही कहा। ये इमारत इस्लामी जन्नत यानी स्वर्ग की कल्पना का एक जमीनी रूप मानी जा सकती है। इसकी समरूपता मतलब सिमेट्री कमाल की है। सिमेट्री? हाँ, आप इसे बीच से आधा करें तो दोनों हिस्से बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे। ये संतुलन और पूर्णता का प्रतीक है। और दीवारों पर जो कुरान की आयतें लिखी हैं, वो भी सिर्फ सजावट नहीं है, उनका भी कोई मतलब है? नहीं, वो सिर्फ सजावट नहीं है, वो बहुत ध्यान से चुनी गई हैं। मुख्य दरवाजे पर और मकबरे के अंदर की दीवारों पर कैलीग्राफी में कुरान की आयतें उकेरी गई हैं। अच्छा। इनमें अक्सर जन्नत के बागों, अल्लाह की रहमत और क़यामत यानी न्याय का दिन, इन सब का जिक्र होता है। ये आयतें देखने वाले को एक रूहानी एहसास कराती हैं और याद दिलाती हैं कि ये दुनिया फानी है और असल ठिकाना कहीं और है। और वो पिएत्रा ड्यूरा में बने फूल पत्ते, उनका क्या मतलब है? वो भी जन्नत के बागों का ही प्रतीक है। कीमती पत्थरों से जड़े ये फूल कभी मुरझाते नहीं, हमेशा खिले रहते हैं। अच्छा। ये उस शाश्वत बहार और खूबसूरती को दिखाते हैं जिसका वादा जन्नत के लिए किया गया है। ये एक तरह से मुमताज महल के लिए हमेशा खिले रहने वाले फूलों का गुलदस्ता है। सामने जो बाग है 4 हिस्सों में बटा हुआ, जिसे 4 बाग कहते हैं, जी। उसका भी कोई खास मतलब है? हाँ, 4 बाग शैली ईरान से आई थी और मुगलों ने इसे खूब अपनाया। ये भी जन्नत के बाग की ही कल्पना है, जिसमें 4 नहरें बहती हैं जो पानी, दूध, शराब और शहद की मानी जाती हैं। ताजमहल का पूरा परिसर, उसकी इमारतें, बाग, नहरें सब मिलकर स्वर्ग की एक छोटी सी छवि धरती पर उतारने की कोशिश लगते हैं। इसकी बनावट और सुंदरता की सटीकता ऐसी है कि कई जानकार मानते हैं कि दुनिया में शायद ही कोई और स्मारक इसका मुकाबला कर सके। ये सब जानने के बाद शाहजहां के आखिरी दिनों के बारे में सोचना थोड़ा और मार्मिक हो जाता है। तख्त छिन गया और वो अपने ही बेटे औरंगजेब की कैद में आगरा के किले में बंद थे। हाँ, उनकी जिंदगी के आखिरी लगभग 8 साल उसी किले में गुजरे। कहा जाता है कि किले में उनके कमरे या झरोखे से ताजमहल साफ नजर आता था। अच्छा, वहीं से? जी, कई विवरण मिलते हैं कि वो अपना ज्यादातर वक्त वहीं गुजारते थे, दूर से अपनी बेगम की याद में बनवाए उस मकबरे को तकते हुए। ये कितनी बड़ी विडंबना है। जिस इमारत को उन्होंने दुनिया में अमर बनाने के लिए बनवाया, उसे वो अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में सिर्फ दूर से ही देख पाए। हाँ, बिल्कुल। कहते हैं उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी ताजमहल को देखते हुए ही ली थी। ऐसा कहा जाता है। और उनकी मौत के बाद उन्हें वहीं मुमताज महल की कब्र के बराबर में दफनाया गया। अच्छा, वहीं पर? जी। इस तरह जिंदगी में नहीं, मौत के बाद वो अपनी महबूबा के साथ उसी मकबरे में एक हो गए। जी। जब आप यमुना नदी में ताजमहल का अक्स देखते हैं और फिर शाहजहां की इस कहानी को याद करते हैं, तो उस खूबसूरती में एक अजीब सी उदासी भी खुल जाती है। तो ये तो हुई ताजमहल की कहानी, उसकी मोहब्बत, उसकी तामीर, उसके रहस्य और उसका दर्द। लेकिन आज इस 21वीं सदी में ताजमहल की क्या जगह है? आज ताजमहल सिर्फ भारत की पहचान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सांस्कृतिक धरोहर है। 1983 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जी, जो इसकी अहमियत बताता है।
हर साल दुनिया भर से लाखों सैलानी इसे देखने आते हैं। ये भारत के पर्यटन और उसकी सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। लेकिन क्या सब कुछ ठीक है? क्या इसके सामने कोई चुनौतियां नहीं है? आजकल तो प्रदूषण की बातें बहुत होती हैं। चुनौतियां तो हैं और गंभीर हैं। सबसे बड़ी चिंता प्रदूषण को लेकर ही है। आसपास की औद्योगिक इकाइयों, गाड़ियों के धुएं और यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण का असर इसके सफेद संगमरमर पे पड़ रहा है। वो पीला पड़ रहा है ना? हाँ, पीला पड़ने लगा है। दूसरी चिंता यमुना नदी में पानी की कमी है। कहा जाता है कि ताजमहल की नींव लकड़ी के कुओं पर टिकी है, जिन्हें मजबूत रहने के लिए नमी की जरूरत होती है। अच्छा, लकड़ी की नींव? जी, ऐसा माना जाता है। तो नदी का जल स्तर घटने से इस पे असर पड़ सकता है। तो क्या इसके बचाव के लिए कुछ किया जा रहा है? सरकार कुछ कर रही है? हाँ, सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI इसके संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ताजमहल के आसपास एक बड़े इलाके को ताज ट्रेपेजियम जोन घोषित किया गया है, जहां प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और गतिविधियों पर सख्त पाबंदी है। गाड़ियों की आवाजाही को नियंत्रित किया गया है। समय समय पर संगमरमर की सफाई के लिए खास तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे मड पैक थेरेपी। मड पैक थेरेपी? जी, मुल्तानी मिट्टी जैसा लेप लगाया जाता है गंदगी हटाने के लिए। ये एक मुश्किल और लगातार चलने वाली लड़ाई है। इन तमाम चुनौतियों के बाद भी ताजमहल आज भी सीना तने खड़ा है, भारत की शान और मोहब्बत की शायद सबसे जानी मानी निशानी। बिल्कुल। तो ताजमहल की ये पूरी गाथा सिर्फ ईंट, पत्थर या संगमरमर की कहानी नहीं है। ये इंसानी जज्बातों की कहानी है। बेपनाह मोहब्बत, गहरा गम, एक वादे को निभाने का जुनून, कला की ऊंचाइयां छूने की चाहत और वक्त को भी मात देने की कोशिश। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे एक इंसान का व्यक्तिगत प्रेम और संकल्प एक ऐसी चीज बना सकता है जो सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को हैरान और प्रेरित करती रहे। ये सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि इंसानी रचनात्मकता और दृढ़ इच्छा शक्ति का भी प्रतीक है। जैसा कि हमने देखा, ये इमारत अपने आप में कई परतें समेटे हुए है। इसे देखकर शायद यही ख्याल आता है कि कुछ चीजें, कुछ भावनाएं शायद वाकई मौत से परे होती हैं। ये सिर्फ एक ठंडा मकबरा नहीं लगता, बल्कि एक धड़कता हुआ एहसास है जो कहता है मोहब्बत बाकी रहती है। सही कहा। और ये सब जानने के बाद एक विचार मन में जरूर कौंधता है। हाँ, वो ये कि हम शाहजहां और मुमताज की कहानी पर, निर्माण की भव्यता पर या रहस्यों पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन उन हजारों गुमनाम कारीगरों का क्या, जिनकी जिंदगी के कई साल, जिनका हुनर और जिनकी मेहनत इस अजूबे में लगी है। इन स्रोतों में उनका जिक्र तो है, पर क्या हम उनके योगदान को सिर्फ एक संख्या मान लेते हैं? सोचने वाली बात है। ताजमहल सिर्फ एक बादशाह के प्यार का प्रतीक है, या उन अनगिनत गुमनाम हाथों की कला का भी स्मारक है जिन्होंने इसे सचमुच बनाया? इस पर भी सोचने की जरूरत है ना दोस्तों? ताजमहल की यह दास्तान हमें यह सिखाती है कि असली ताकत महलों, ताजों और तख्तों में नहीं, बल्कि दिलों में बसने वाली मोहब्बत में होती है। इसीलिए आज भी जब दुनिया ताजमहल को देखती है तो सिर्फ एक इमारत नहीं देखती, बल्कि मोहब्बत का जिंदा सबूत देखती है। और यही मकसद है हमारे चैनल एकोज ऑफ द पास्ट का, आप तक इतिहास की वो कहानियां पहुंचाना जो किताबों के पन्नों से निकलकर आपके दिलों तक पहुंचे। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि यहां आपको हमेशा मिलेंगी इतिहास की अनसुनी, अनकही और रोमांचक कहानियां। हम मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि जीने और महसूस करने की विरासत है।